नाम था पीताम्बर। पीताम्बर ने पूरी जिंदगी मेहनत करके एक छोटा सा घर बनाया था, लेकिन उम्र के साथ वो इतना कमजोर हो गया कि उसमें अब काम करने की ताकत नहीं रही। इसलिए उसने मछली पकड़ने का काम छोड़कर घर पर आराम करने का फैसला किया। लेकिन घर में वही अकेला कमाने वाला था। उसका इकलौता बेटा आनंद एक आलसी और कामचोर लड़का था जो कोई काम नहीं करता था। वक्त के साथ पीताम्बर आनंद से चिढ़ने लगा। देखो, अब मेरी तो उम्र हो रही है विमला, अब मुझे थोड़ा आराम चाहिए। अपने बेटे से कहो कि कोई अच्छा काम ढूंढ ले। मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की है, अब उसकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है। तो ये बात मुझसे क्यों कह रहे हो? अपने बेटे को खुद समझाओ। मैं तो कई बार कह चुकी हूँ। ओहो, मैंने आप दोनों से कितनी बार कहा है, मुझे 2 लाख रुपए दे दो, मैं एक व्यापार शुरू करूंगा, फिर सब सही हो जाएगा। आप सुनते ही नहीं हो मेरी बात। अरे क्या नहीं सुनते हो? क्या पैसे पेड़ पर उगते हैं तो तुमने कहा और हम दे दें? गजब बात करते हो तुम। वाह, मैं कुछ कहूँ तो गजब, और तुमने पूरी जिंदगी नदी में घूम घूम कर मछली पकड़ी है, उसका क्या? खूब पैसे कमाए हैं, मुझे पता है। और अब जब मैं कुछ करना चाहता हूँ तो तुम मेरा साथ नहीं दे रहे हो। अरे अगर इतना ही शौक है व्यापार करने का तो पहले खुद कमाओ और फिर उस पैसे से व्यापार करो। अरे ये तो सुनो, मेरे दोस्त भानु के पिताजी ने उसे 4 लाख रुपए दिए हैं व्यापार के लिए, और तुमने क्या किया मेरे लिए? हैं, बात करते हैं, तुम तो मेरे बाप कहलाने लायक भी नहीं हो। ये कहकर आनंद खाना छोड़कर घर से बाहर चला जाता है। बेटे के मुंह से ऐसी बात सुनकर बूढ़ा पीताम्बर बहुत आहत होता है। आनंद के घर के पास ही मुरली नाम का एक आदमी रहता था। पेशे से वो एक मुर्गी पालक था, लेकिन उसका एक गुप्त धंधा भी था। वो चुपचाप नशे की चीजों की तस्करी करता था, लेकिन गांव में किसी को इसकी भनक भी नहीं थी। मादक पदार्थों की तस्करी करके उसने खूब पैसा कमा लिया था और सबको यही कहता फिरता था कि उसने मुर्गी पालन से ही इतना पैसा कमाया है। लेकिन उसकी पत्नी शारदा को उसका ये काम बिल्कुल पसंद नहीं था। सुनती हो? अरे सुनो जी, देखो तो कितनी बड़ी इंग्लिश मछली लाया हूँ। बारिश के मौसम में मछली खाने का मजा ही अलग है। पता है, आज मैं बाजार गया और ये मछली दिख गई, बस मैंने तुरंत ले ली। इतनी बड़ी मछली? इसकी कीमत तो बहुत ज्यादा होगी। बिना जरूरत के इतने पैसे क्यों खर्च किए? बड़े दिल वाले लोग ही बड़ी बड़ी चीजें खरीदते हैं, और वैसे भी सिर्फ 1300 रुपए तो लगे हैं। मेरे लिए 1300 रुपए कुछ भी नहीं है सरदार। हाँ हाँ, क्योंकि पाप का काम करके जो पैसे का ढेर लगा रहे हो, अब तुम्हारे लिए 1000-2000 कोई मायने नहीं रखते। हो, तुम फिर वही बातें दोहरा रही हो। तुम पाप करोगे लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकती, ये कौन सा नियम है? अरे आज इस पाप के काम की वजह से ही हम अच्छे से खाना खा पा रहे हैं, आराम से जी रहे हैं। समझ में नहीं आता क्या तुमको? पाप का पैसा कभी स्थायी सुख नहीं देता। जिस दिन ये बात समझोगे उस दिन मुझे याद करोगे। अब देखो, मैं तो बहुत खुश होकर मछली लेकर आया था, सोचा था कि साथ में बैठकर खाना खाएंगे, लेकिन मुझे तो अब लगता है इस घर में ही रहना मुश्किल हो गया है। जा रहा हूँ मैं। मुरली वो मछली वहीं छोड़कर बारिश में भीगते हुए फिर से घर से निकल जाता है। कई बार कहने पर भी जब पीताम्बर ने पैसे नहीं दिए तो आनंद ने आखिरकार निराश होकर खुद ही घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए मछुआरे का काम शुरू करने का फैसला किया। लेकिन नदी में मछली पकड़ने के लिए दूसरों की नाव किराए पर लेनी पड़ती थी और उसमें काफी पैसा लगता था। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना खुद की एक नाव खरीद ले। नाव खरीदने के लिए अगले दिन उसे कुछ पैसों की जरूरत थी
उसे पता था कि गांव के सुनार किशनलाल बिना ब्याज के लोगों को उधार देते हैं, इसलिए वो किशनलाल से पैसे उधार लेने के लिए सोचता है। प्रणाम बाबूजी, प्रणाम। क्या आप मुझे पहचान पाए? तुम कौन हो? ठीक से पहचान नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं तो तुम्हें देखा है। कौन हो तुम? मैं पीताम्बर जी का बेटा हूँ, आनंद, वही मछुआरा पीताम्बर। हाँ, तभी तो लग रहा था कि कहीं देखा है। अरे हाँ, तब तुम बहुत छोटे थे। भाई कितने बड़े हो गए हो, कैसे पहचानूंगा एक बार में। अब बस सब आपका आशीर्वाद है। अब क्या है कि पिताजी बूढ़े हो गए हैं, इसीलिए अब मैं उनकी जगह मछुआरे का काम करूंगा। अरे वाह वाह, चलो बहुत अच्छा सोचा तुमने। तो और बताओ, आज अचानक हमारे घर पे कैसे आना हुआ? अब जैसा कि आप जानते हैं, नदी में जो मछुआरे नाव देते हैं वो बहुत ज्यादा किराया लेते हैं। अब तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद की नाव ही खरीद लेता हूँ और साथ में एक नाविक को तनख्वाह पे रख लेता हूँ। अरे वाह, विचार तो तुम्हारा बहुत अच्छा है और इसमें तुम्हारे काफी पैसे भी बचेंगे। हाँ, लेकिन मैं क्या कह रहा था कि मुझे नाव खरीदने के लिए थोड़े पैसों की जरूरत है। अगर आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दें तो ज्यादा नहीं, मैं 5 महीने में लौटा दूंगा। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम एक काम करो, कल आकर मुझसे पैसे ले जाना और जब भी जरूरत पड़े हमेशा याद रखना मैं तुम्हारे साथ हूँ, है ना? हाँ, कल आना, जाओ। किशनलाल के इस आत्मीय व्यवहार से आनंद बहुत खुश हुआ और धन्यवाद देकर वहां से चला गया। अचानक बेटे को घर की जिम्मेदारी संभालते देखकर बिमला और पीताम्बर बहुत खुश हो जाते हैं। आनंद ने परिवार को सहारा देना शुरू कर दिया, ये सोचकर दोनों निश्चिंत हो जाते हैं। पीताम्बर अब घर पर आराम करने लगता है। बिमला की इच्छा होती है कि घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए वो तारकेश्वर जाकर पूजा करे। देखा, हमारे बेटे को तुम कितना डांटते थे, लेकिन अब वही पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल रहा है। समझदार बेटे की तरह सब कुछ अपने कंधों पर ले लिया है। अरे बाप की डांट में भी प्यार छिपा होता है, ये बात तुम्हें नहीं पता क्या? लेकिन सच कहूँ तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा बेटा इतना बदल जाएगा। सुनो ना, कई सालों से मेरे मन में एक अधूरी इच्छा जमा है। हाँ हाँ, कहो ना, क्या है तुम्हारी अधूरी इच्छा? अगर मेरे बस में होगी तो जरूर पूरा करने की कोशिश करूंगा। अब तो तुम्हारे ऊपर किसी काम का बोझ भी नहीं है। हम दोनों भी बूढ़े हो चले हैं। अगर हम कुछ दिन तारकेश्वर जाकर पूजा कराएं तो बहुत अच्छा लगेगा। तो चलो ना। हाँ, ऐसी ही एक इच्छा मेरी भी बहुत दिनों से है। अगर तारकेश्वर जाकर कुछ दिन रुक पाते तो मन की सारी बेचैनी दूर हो जाती। आनंद तो है ही, वो घर की देखभाल अच्छे से कर लेगा और खाने पीने के लिए मैं पड़ोस की शारदा को कह दूंगी कि जितना अपने लिए बनाए थोड़ा आनंद के लिए भी दे दे। एक बार आनंद से बात कर लो, अगर उसे कोई आपत्ति ना हो तो हम 2-4 दिन में निकल सकते हैं। क्या कहती हो? मुझे अपने बेटे की फितरत अच्छे से पता है, वो कभी हमें तारकेश्वर जाने से मना नहीं करेगा। अब देखो, तारकेश्वर से लौटकर आनंद के लिए एक अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी कर देंगे। अगर वो भी हो जाए तो फिर मैं पूरी तरह से निश्चिंत हो जाऊंगा। बिमला और पीताम्बर दोनों अपने आने वाले दिनों में सुख की झलक देखने लगते हैं और नए सिरे से जिंदगी की योजना बनाने लगते हैं। आनंद का बचपन का दोस्त था भानु। आनंद उस पर आंख मूंदकर विश्वास करता था। उम्र में कुछ फर्क होने के बावजूद दोनों में गहरी समझदारी थी। अरे क्या बात है, क्या बात है?
सुना है कि अब तू मछुआरा बन गया है। कभी कभी ज्यादा पैसा दिमाग भी घुमा देता है क्या? अरे क्या रे, मजाक उड़ा रहा है क्या? एक दिन मेरा भी वक्त आएगा, देखना तू। अरे वक्त तो आकर रुक भी गया लगता है। बड़ा तो कहता था एक दिन बिजनेस करूंगा, खूब पैसा कमाऊंगा। क्या हुआ भाई, बिजनेसमैन, मछुआरे मैन बन गए क्या? अरे बिजनेस के लिए पैसे ढूंढते ढूंढते पागल हो गया हूं। अब आखिर में कोई रास्ता ना देखकर कुछ ना कुछ तो काम शुरू करना पड़ेगा ना, तो बस कर दिया शुरू। हाँ, बड़े बड़े सपने देखना सीख। ये छोटी मोटी मछली बेचकर तू क्या ही कमा लेगा? क्या तू चाहता है कि तेरे बच्चे भी तेरी तरह गरीबी में पले बढ़ें, हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा जीवन किसे पसंद है। लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। जब ठान लिया है कि बिजनेस करूंगा तो करके ही रहूंगा, देखना तू। अरे इतनी बातें मत बना। सुन, पड़ोस वाले मुरली दादा से मिल, देखा है ना उन्हें, थोड़े दिनों में पैसों का पहाड़ बना दिया। वही तेरा कुछ करवा सकते हैं, जाके मिल उनसे, बात कर। भानु की बात सुनकर आनंद मुरली से मिलकर व्यापार की बात करने की सोचता है। कुछ महीने बीत जाते हैं। पीतांबर और बिमला तारकेश्वर से पूजा करके लौटते हैं। वो अपनी जिंदगी में बेहद खुश थे। पीतांबर के पुराने दोस्त किशन लाल से उसकी अच्छी दोस्ती थी। वो अक्सर साथ बैठकर बातें करते थे। एक शाम वो ऐसे ही आंगन में बैठकर बातें कर रहे थे। हाँ, तेरे बेटे आनंद को वैसे तो मैं बहुत समझदार मानता हूँ, लेकिन तूने उसे मछली बेचने की नौकरी करने दी। उसकी जो अकल है वो तो किसी भी अच्छे दफ्तर में आराम से नौकरी पा सकता था। उसके मन में तो बिजनेस करने का सपना था, लेकिन मेरी हालत तो तू जानता ही है। मैं तेरे जैसा अमीर तो हूं नहीं कि लाखों खर्च कर दूं उसके लिए। बस तभी तो मैंने कहा था कि थोड़ा बहुत पैसा लगाकर मेरे साथ सोने का कारोबार शुरू कर। आज तू भी आराम से जिंदगी जी रहा होता और आनंद कहीं ऊंचाई पर होता, मतलब जहां होना चाहिए था वहां होता। हाँ, अब क्या कहें, जिंदगी में कई बार हम समझे बिना बहुत गलतियां कर बैठते हैं, और जब तक समझ में आता है बहुत देर हो जाती है। अब मैं जोखिम नहीं लेना चाहता था, लेकिन क्या कहूं, अब पछताता हूं कि क्यों जोखिम नहीं लिया। अच्छा चल, ये सारी बातें छोड़। बीते हुए कल को लेकर पछताने के सिवा दुख के कुछ हाथ नहीं लगता। अब जो किस्मत में लिखा था वही हुआ, इसमें किसी का हाथ नहीं है। हाँ, लेकिन कभी कभी खुद को एक नाकाम पिता जैसा महसूस करता हूँ। मेरी कुछ पुरानी गलतियां आज मेरे बेटे के लिए सजा बन गई है। हाँ, इतना दुखी मत हो। गलती तो देख हर इंसान से होती है, लेकिन उसे महसूस करना बहुत कम लोगों के बस की बात है। आनंद एक बहुत मेहनती लड़का है। अगर ऐसे ही मन लगाकर काम करता रहा तो उसका भविष्य बहुत उज्जवल होगा, समझा? हाँ, अब धीरे धीरे हमारे घर में शांति लौट रही है। अब मैं बस यही प्रार्थना करता हूँ कि ये शांति बनी रहे। सुनो, बीते हुए कल से निकलकर अपने आज पर ध्यान दो और आने वाले कल की तैयारी करो, समझे? दोनों चुपचाप बैठे रहते हैं। रात का अंधेरा गहराने लगता है। चारों तरफ झींगुरों की आवाज गूंजने लगती है। आनंद मुरली से व्यापार की बात करने उसके घर जाता है, लेकिन मुरली उस वक्त घर पर नहीं होता। शारदा घर से बाहर आकर आनंद से उसकी आने की वजह पूछती है। तुम तो कभी हमारे घर नहीं आते, आज अचानक कैसे आना हुआ? वो क्या है कि मुरली दादा से एक जरूरी बात करनी थी, लेकिन वो घर पर नहीं है, तो अब मैं चलता हूँ। जब वो घर पर होंगे तब आ जाऊंगा। ऐसी क्या खास बात है जो तुम उन्हें ही बताना चाहते हो? वो कुछ नहीं, दरअसल क्या है कि मेरे दोस्त भानु से मैंने सुना कि मुरली दादा कोई बिजनेस करते हैं और उसी से उन्होंने अपनी किस्मत बदल ली, तो मैं भी उनसे इस बारे में बात करना चाहता था। क्या तुम्हें पता है वो किस तरह का बिजनेस करता है? मुझे नहीं लगता कि अगर तुम सच जान जाओगे तो उनसे बात करना चाहोगे। अच्छा,
ऐसा क्या काम करते हैं वो? खुलकर तो नहीं कह सकती, ये मेरे पति का अपमान होगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगी, उनका काम पूरी तरह से गैर कानूनी है। लेकिन मैंने तो सुना था कि मुरली दादा मुर्गी फार्म का बिजनेस करते हैं, तो क्या ये सब झूठ है? फार्म का काम तो बस दिखावे के लिए है, सच्चाई तो एकदम उल्टी है। मेरा निवेदन है कि तुम इस पाप के काम में मत पड़ो। ओह, मतलब ये जो बड़ा घर, ढेर सारा पैसा, एकदम अमीरों वाली जिंदगी, ये सब गैर कानूनी कामों से कमाया हुआ है। सुनने में बुरा लगेगा, पर यही सच है। मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुनता। ओह, व्यापार चाहे जैसा हो, वैध या अवैध, मेरा मकसद है ढेर सारा पैसा कमाना। अब चाहे जो भी हो, मैं तो मुरली दादा से मिलकर ही रहूंगा। शारदा की चेतावनी के बावजूद आनंद के दिल में भी मुरली की तरह पैसे का लोभ घर कर जाता है। वो मुरली के साथ उसके काम में जुड़ने का मन बना लेता है। भानु आनंद का अच्छा दोस्त था, लेकिन पीतांबर और बिमला दोनों ही भानु को पसंद नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि भानु हमेशा आनंद को गलत सलाह देता है। सुबह सुबह फिर से हमारे घर के सामने क्या कर रहा है तू? अरे, मैं तो आनंद से मिलने आया था काकी। क्या वो अभी सो रहा है क्या? आनंद क्या तेरे जैसा बेकार है जो दिन भर सोता रहेगा? वो तो सुबह सुबह ही नदी की ओर चला गया, रात से पहले नहीं लौटेगा। ओह, ठीक है। मतलब वैसे तो हम दोनों ने साथ में जाने की बात की थी, पता नहीं मुझे छोड़कर कैसे चला गया वो। क्या आनंद के पास कोई और काम नहीं है कि तेरा इंतजार करता रहेगा? और वैसे भी तेरे साथ उसका इतना क्या खास रिश्ता है? अरे काकी, आनंद तो मेरा बचपन का दोस्त है, उसके साथ मेरा रिश्ता क्यों नहीं होगा? जब आनंद स्कूल में दाखिला ले चुका था, तब तू पैदा भी नहीं हुआ था, फिर कैसे हुआ बचपन का दोस्त? काकी, दोस्ती क्या उम्र देखकर होती है क्या? दोस्ती तो बस हो जाती है, दिल से होती है दोस्ती। मेरा बेटा अभी अभी अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, अब तू उससे थोड़ी दूरी बना कर रहे। अब मुझे तो खुशी है कि वो अपने भविष्य के बारे में सोच रहा है। क्या मैं उसे रोक रहा हूँ क्या? अब समय है कि वो काम करे, जीवन बनाए। तू जो उसे गलत सलाह देता है। देखो काकी, ऐसा है कि अपने बेटे पर गर्व करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए मुझे नीचे दिखाने की क्या जरूरत है? और तुम्हारा बेटा भी कोई दूध का धुला नहीं है, समय आने पर सब पता चल जाएगा। बकवास है सब, बात करते हैं। हाँ, मैं गलत सलाह दे रहा हूँ। विमला की बातों से आहत होकर भानु वहाँ से चला जाता है। विमला उसकी बातें सुनकर हैरान और चिंतित हो जाती है। कई दिनों तक मुरली से मुलाकात न हो पाने के बाद एक दिन आनंद की उससे मुलाकात हो जाती है। जब वो अपने व्यापार के काम से लौट रहा होता है, आनंद उसे अपने इरादे बताता है, जिससे मुरली बहुत खुश होता है और उसे चाय की दुकान पर ले जाकर पूरी योजना समझाता है। तो जब तू खुद इस काम में शामिल होना चाहता है, तो मैं तुझे मना करके तेरा दिल नहीं तोड़ना चाहता। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन पहले तुझे सब कुछ ठीक से समझना होगा। अरे दादा, मुझे जो करना होगा मैं सब करने को तैयार हूँ, मुझे तो सिर्फ पैसा चाहिए। सुन, इस धंधे में सभी पैसे के लिए आते हैं, लेकिन काम बहुत सावधानी से करना होगा। बेटा, पकड़े गए ना तो बड़ी मुसीबत हो सकती है, समझ रहा है ना? हाँ दादा, मैं समझ रहा हूँ। आप तो ये बताइए कि मुझे करना क्या होगा? अब बहुत कुछ नहीं। नदी के रास्ते शहर से जहाज के जरिए माल आएगा। गांव में कई जगह शराब की दुकानें हैं, कहाँ कहाँ हैं वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगा। तुझे बस माल को जहाज से उठाकर दुकानों तक पहुंचाना होगा, समझा? क्या बात कर रहे हैं? बस अगर मैंने ये काम अच्छे से किया तो मैं भी आपकी तरह बहुत सारा पैसा कमा सकूंगा ना? अरे हाँ रे, बिल्कुल कमाएगा, एकदम निश्चित बात है।
1 महीने में तू इतना कमा लेगा जितना 5 से 6 महीने मजदूरी करके भी नहीं कमा पाएगा। हाँ ऐसा तो ठीक है। मैं और इंतजार नहीं करना चाहता। जितनी जल्दी हो सके मैं काम शुरू करना चाहता हूँ। हाँ तो ठीक है, कल सुबह तू मेरे घर आ जाना, मैं तुझे सब कुछ समझा दूंगा। कल से तू काम पर लग जा, ठीक है ना? मुरली की बातों में फंसकर आनंद उसके व्यापार में शामिल होने का फैसला कर लेता है और लाखों कमाकर शानो शौकत की जिंदगी जीने के सपने देखने लगता है। पर उसे इस धंधे की खतरनाक सच्चाई का कोई अंदाजा नहीं था। भानु की बातों के बाद विमला आनंद को लेकर चिंता में डूब जाती है। वो चुप हो जाती है और सारा दिन सिर्फ अपने बेटे के भविष्य को लेकर परेशान रहती है। पीतांबर ये बात महसूस करता है। हाँ, क्या बात है बिमला, इतनी रात को तुम जाग रही हो, सोई क्यों नहीं? नींद नहीं आ रही, तुम सो जाओ, चिंता मत करो। मैं देख रहा हूँ कि तुम कई दिनों से चुप चुप सी रहती हो। जरूर कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। क्या हुआ, सच सच बताओ ना। आनंद की सोच रही थी। आजकल उसके भविष्य को लेकर बहुत चिंता होती है, कहीं वो फिर से किसी बुरी संगत में ना पड़ जाए। अरे बेवजह क्यों परेशान हो रही हो? हमारा बेटा अब पहले जैसा नहीं है। एक दिन वो हमारे सपने जरूर पूरे करेगा। अब चिंता छोड़ो। हाँ, चलो सो जाओ, बहुत रात हो गई है। मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरा बेटा अपनी मेहनत से कुछ बनकर दिखाए, लेकिन माँ का दिल है, हमेशा एक डर लगा रहता है। पीतांबर निश्चिंत होकर सो जाता है, लेकिन बिमला की चिंता दूर नहीं होती। उसे जैसे किसी आने वाले संकट की आहट महसूस होती है, लेकिन वो किसी से कुछ कह नहीं पाती। आनंद मुरली के साथ मिलकर नशे का सामान अलग अलग दुकानों में सप्लाई करने लगा। इस काम से कुछ ही दिनों में उसके पास बहुत पैसे आने लगे। जितना पैसा बढ़ता गया, आनंद का लालच भी उतना ही बढ़ता गया। बहुत जल्दी उसके पास इतना पैसा हो गया कि उसने एक नई कार खरीद ली। एक दिन वो किशन लाल का उधार चुकाने के लिए उसके घर गया। आनंद के महंगे कपड़े और गाड़ी देखकर किशन लाल चौंक गया। तुम्हारी ये तरक्की देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन मन में एक सवाल बार बार उठ रहा है। अगर दिल में कोई सवाल है तो उसे छुपाना नहीं चाहिए। अरे पूछिए पूछिए पूछिए। ये बताओ, तुम्हारे पिता सारी उम्र दूसरों के लिए काम करते रहे और 2 वक्त की रोटी के अलावा और कुछ तो हासिल कर नहीं सके, और तुम सिर्फ 6 महीने में मछुआरे का काम करके इतनी महंगी गाड़ी कैसे खरीद सकते हो? तो बात यह है कि जिंदगी में ना सिर्फ गधे की तरह मेहनत करने से कुछ नहीं होता, थोड़ी अकल भी लगानी पड़ती है। और बस मैंने वही थोड़ी सी अकल लगाई है। अपनी समझ और मेहनत से मैंने सब हासिल कर लिया। अच्छा, सिर्फ मछली पकड़कर 6 महीने में इतनी महंगी गाड़ी और ऐसे कपड़े? ना 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 ना, कुछ तो गड़बड़ है। जरूर इसके पीछे कोई राज है। देखो काका, ऐसा है, जो लोग बड़ा बनना चाहते हैं ना, खुद भगवान उनकी मदद करता है। और मेरा भाग्य भी मेरे साथ था, तो आप देखो कैसा कमाल हो गया। हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। तुमने अपने पिता के रास्ते पर ना चलते हुए अपनी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया है। यह सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो, आशीर्वाद है, आशीर्वाद है। ऐसे ही और सफल बनते जाओ। चलो, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, अब मुझे भी एक जरूरी काम से जाना है, आज्ञा दीजिए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, जाओ जाओ। फिर भी वक्त मिले तो आकर मिलना जरूर, है ना? हाँ। आनंद का बर्ताव और बातें बिल्कुल सामान्य नहीं है। ये अचानक से इतनी तरक्की कर कैसे गया, इसका पता तो मुझे लगाना ही होगा। आनंद
मुरली के साथ मिलकर उसके लिए काम कर रहा है। ये बात शारदा के कानों तक पहुंच जाती है। ये सुनते ही शारदा दौड़कर आनंद की माँ बिमला के पास जाती है और उसे सारी सच्चाई बता देती है। सब सुनकर बिमला के ऊपर जैसे आसमान टूट पड़ा। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसका प्यारा बेटा, जिस पर वो इतना विश्वास करती थी, इतने घिनौने और गैर कानूनी कामों में शामिल हो सकता है। कई दिनों से मन बहुत बेचैन था। आनंद के भविष्य को लेकर चिंता लगी रहती थी। आज मेरे सारे शक सच हो गए। जिस बेटे पर मैंने आंख मूंद कर भरोसा किया, वही आज हमारी उम्मीदों पर पानी फेर रहा है। मैं आपको दुख देना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि आनंद भी मेरे पति की तरह एक स्वार्थी और लालची इंसान बन जाए। अगर आनंद के पिता को ये सब पता चल गया तो वो इस सदमे से मर ही जाएंगे। आनंद ने कैसे हमारी सारी आशाओं को रौंद डाला। किसी तरह उसे समझाइए और इस गलत रास्ते से हटाइए, नहीं तो भविष्य में उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वो मेरी बात कभी नहीं सुनता। मैं जितना भी समझाऊं कोई असर नहीं होता। पैसे के लिए उसने अपनी इंसानियत ही बेच दी है। आज मैं खुद को एक माँ के रूप में नाकाम मान रही हूँ। अगर बच्चे को सही समय पर सही शिक्षा न दी जाए तो उसका अंजाम ऐसा ही होता है। अब मैं क्या करूँ? उसे इस पाप के रास्ते से कैसे वापस लाऊं? मैं उसके पिता को भी कुछ नहीं बता सकती। नई कार, नए कपड़े, ये सब देखकर भी आपको एक बार भी शक नहीं हुआ? उस पर मुझे खुद से ज्यादा भरोसा था। जिंदगी में हम जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही हमें सबसे बड़ा धोखा देते हैं, चाहे वो अपने ही बच्चे क्यों ना हो। अपने इकलौते बेटे की गलत हरकतें जानकर विमला पूरी तरह टूट जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो अपने बेटे को इस रास्ते से कैसे वापस लाए। पीतांबर को बहुत खुशी थी कि उसका बेटा अच्छी कमाई कर रहा है। वो आनंद की तरक्की को उसकी समझदारी मानता था, लेकिन उसे इस काली सच्चाई का कोई अंदाजा नहीं था। एक दिन जब वो बाजार में भानु से मिलता है, तब उसे सारी सच्चाई पता चलती है। अरे क्या बात है, बाजार करने आए हैं काका? आइए आइए आइए। अब बाजार में गाना गाने तो नहीं आया, सामान लेने ही आया हूँ ना। आप भी क्या मजाक करते हैं काका। मुझे ऐसा लगता है कि आपको बढ़िया और अच्छी मछली खरीदनी है। आजकल तो बड़े अच्छे दिन चल रहे हैं आप लोगों के। हाँ, अब सब बेटे की कमाई से है। नई गाड़ी ले ली, घर भी बनवाया, खाने पीने में कोई कमी नहीं रही। अच्छा लग रहा है सुनकर। लेकिन ये तो बताइए, ये सब कमाई गलत रास्ते से हो रही है तो क्या वो खाना अच्छे से हजम होता है? अरे एक थप्पड़ मार कर तेरा मुंह तोड़ दूंगा। मेरे बेटे की कमाई गलत कैसे कह रहा है तू, है? जिस थप्पड़ की बात कर रहे हो ना काका, जाकर वो अपने बेटे को मारना और पूछिए कि उसकी कमाई कहां से आ रही है। बात करते हैं तो मेरी भी बात कान खोल के सुन ले। मेरा बेटा भी मेरी तरह जाल डालकर मछली पकड़ता है, मेहनत करता है, वही बेचकर कमाई करता है, समझा? हाँ, बिल्कुल सही कहा। जाल जरूर डालता है, लेकिन मछली के लिए नहीं, मादक पदार्थ लाने के लिए। ये क्या बात कर रहा है तू? झूठ बोल रहा है तू। मुझे मेरे बेटे पर पूरा भरोसा है। वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। अच्छा, तो फिर एक बार सोचिए, क्या सिर्फ मछली बेचकर कोई 6 महीने में लाखों की गाड़ी खरीद सकता है क्या? बोलिए बोलिए। हो गई ना बोलती बंद। जाइए अब। भानु की बातें सुनकर भले ही पीतांबर ने गुस्से में जवाब दिया, लेकिन उसके दिल में शक और दर्द गहराने लगा। वो अकेले खड़ा रह गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
भानु से सारी सच्चाई जानने के बाद जहाँ पीताम्बर रोते रोते बेहोश हो गया, वहीं उसका बेटा आनंद उसी रात मुरली के साथ एक जहाज भरकर नशीले पदार्थ लेकर शहर से गांव की ओर आ रहा था। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि किशनलाल कई दिनों से उन्हें गुप्त रूप से नज़र में रखे हुए था। जैसे ही उनका जहाज घाट पर पहुंचा, किशनलाल और उसके कुछ आदमी मिलकर मुरली और आनंद के जहाज को घेर लेते हैं। मुरली और आनंद भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग मिलकर उन्हें पकड़ लेते हैं। एक कहावत है, चोर के 10 दिन, गृहस्थ के 1 दिन। क्या सोच रखा था? गैर कानूनी धंधा करके पैसों की ये गाड़ी खरीद लोगे, कपड़े अच्छे पहनोगे, बड़ा बड़ा घर बनवा लोगे तो कोई जान नहीं पाएगा, है ना? सबको इतना मूर्ख समझा है क्या अपनी तरह? इस सब का मास्टरमाइंड मुरली है, वही सब कुछ मैनेज करता है। मैं तो बस कुछ पैसों के लिए उसका काम करता था। अरे तुम तो अपना मुंह बंद करो आनंद। मुझे तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा था। सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरी माँ को भी, तुम्हारे माता पिता को भी। लेकिन तुमने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। बाबूजी, मैं सच बता रहा हूँ। कब से ये धंधा कर रहा हूँ, किससे किससे संबंध है, सब कबूल कर लूंगा। बस मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए। कबूलनामा तो देना ही होगा, लेकिन मेरे सामने नहीं, पुलिस के सामने। मैं अभी तुम्हें जेल भिजवाने का इंतजाम करता हूँ, वही तुम्हारी असली जगह है। नहीं, कृपया करके हमको पुलिस के हवाले मत कीजिए। मैं वादा करता हूँ कि सारे गुनाह छोड़ दूंगा। फिर से पहले जैसा मछुआरा बनकर काम करूंगा। अगर माँ बाप को पता चला तो वो बेचारे मर जाएंगे, उनका तो सोचिए। तुम्हारे माँ बाप को अब सब कुछ पता चल चुका है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है, तुम्हारे जैसे बेटे का तो वो मुंह देखना भी नहीं चाहते हैं। पकड़े जाने के बाद आनंद को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन अब उसके पास समय नहीं बचा था। तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है। आनंद और मुरली दोनों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। शहर से लाया गया सारा नशीला माल पुलिस की हिरासत में ले लिया जाता है। पुलिस अपनी हिरासत में ले लेती है। पुलिस से मार पड़ते ही मुरली सब कुछ उगल देता है। राजी होकर गवाही देने की वजह से मुरली को सिर्फ 2 साल की सजा मिलती है। लेकिन आनंद को नशीले पदार्थों की तस्करी, अवैध रूप से गाड़ियां खरीदने और ऐशो आराम की जिंदगी जीने जैसे कई आरोपों में 5 साल की सजा और जुर्माना लगाया जाता है। बेटे की ऐसी दर्दनाक हालत देख लाचार पीताम्बर बेचैन हो उठता है और एक दिन बेटे के शोक में वो नींद में ही दुनिया छोड़ देता है। बस कुछ दिन से ही तो आनंद घर का सहारा बनने लगा था। हम खुशी खुशी तारकेश्वर भी गए थे। घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की थी, लेकिन देखो सब कुछ खत्म हो गया। इंसान की जिंदगी में कई बार ऐसी अनचाही आंधियां आती हैं जो उसकी छोटी छोटी खुशियों को उखाड़ कर ले जाती हैं। लेकिन इस वजह से टूट जाना ठीक नहीं, जिंदगी को आगे बढ़ाना ही होता है। अब इस जीवन का क्या करूं, किसके लिए जीऊं? जिस समय तुम्हारे काका की मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसी वक्त वो मुझे छोड़कर इस पार से उस पार चले गए। मैं आपके दर्द को पूरी तरह महसूस कर सकती हूँ। मुझे देखिए, सुखी परिवार था, लेकिन मेरे पति के पापों ने आज उस घर को नर्क बना दिया है। साथ ही आपका जीवन भी तबाह कर दिया। साफ सुथरे कामों में भले ही ज्यादा पैसा ना मिले, लेकिन उस पैसे में एक पवित्रता होती है। सच्ची कमाई में एक सुकून होता है जो पाप के करोड़ों में भी नहीं होता। काश दुनिया के सारे लोग ये बात समझते तो दुनिया में इतनी अराजकता, भ्रष्टाचार और अशांति नहीं होती। अगर आनंद फिर कभी लौट भी आए, मैं ऐसा बेटा नहीं चाहती। किसी और को दोष देने से क्या फायदा जब मेरे अपने खून में ही गंदगी हो।
विमला और शारदा दोनों फैसला करती हैं कि चाहे मुरली और आनंद अपने किए की सजा भुगत कर लौटें, वो उन्हें फिर अपने जीवन में जगह नहीं देंगी। चारों ओर एक अजीब सी चुप्पी छा जाती है। प्रकृति जैसे कोई काला बेरहम खेल खेल रही हो। दूर एक पेड़ पर लक्ष्मी माँ का उल्लू बोलने लगता है। रात का काला अंधकार उनके अंधेरे जीवन को और भी गहरा कर देता है। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताओ और मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हम ऐसा वीडियो लाते रहे।